Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. फ्रेंड्स, आज के क्लास DSSB, KVS, NVS, PGT हिस्ट्री, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री और TGT SST के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सामंतवाद पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सामंतवाद आम जनता पर हावी हो गया था और सामंत खुद तो आलीशान जीवन जी रहे थे, लेकिन आम जनता जो है टैक्स के बोझ तले दबती जा रही थी और मुफ्त में सेवाएं जो प्रदान कर रही थी, चाहे वो राजा को हो, चाहे वो पादरी वर्ग को हो, चाहे सामंत को हो, उससे आम जनता जो है बहुत कुंठित हो गई थी और अब आम जनता इन सब से बाहर निकलना चाहती है। और उसके बारे में हम थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम इसको कारण के रूप में भी ले सकते हैं पुनर्जागरण के। इसके अलावा पुनर्जागरण के और भी कई सारे कारण थे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं पुनर्जागरण की कि पुनर्जागरण आखिर है क्या। पुनर्जागरण को हम इंग्लिश में अगर देखें तो इसे हम रेनेसा कहते हैं। रेनेसा शब्द मूलतः तो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। यहाँ पर फिर से जागने का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति नींद में सोया हुआ है और वो 2-4 घंटे बाद जाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिर से जागने का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने प्राचीन जो उसका वैभव था, जो उसका गौरव था, जो उसका एजुकेशन सिस्टम था, जो उसका कल्चर था, उस सब को फिर से जाग करके उसको आगे बढ़ाए, जो कि उसने बीच में कहीं ना कहीं खो दिया था। जैसा कि हमने देखा ही था, पिछली क्लासेस में पढ़ा भी था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पादरी वर्ग है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, हर एक चीज को ईश्वर से जोड़ दिया जा रहा है, लोगों की सोच रूढ़िवादी होती जा रही है। इन सब से जो है जनता परेशान हो चुकी थी और यहाँ पर फिर से जागने का अर्थ यही है कि हर चीज में तर्क लगाया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए, कारण हूँ हर एक कार्य के करने के पीछे वो जाना जाए और उसी के हिसाब से कार्य किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए, साहित्य के क्षेत्र में बदलाव आए, आर्ट एंड कल्चर में बदलाव आए, इन सब को हम यहाँ पर पुनर्जागरण में पढ़ेंगे। इधर फिर से जागने का अर्थ सो कर के जागना तो नहीं है, लेकिन मानवता का या मानववाद का जागृत होना जरूर है। मतलब कि मनुष्य स्वयं के बारे में सोचे और स्वयं के बारे में सोचते हुए मनुष्य अपने लिए जो उसे सुख सुविधाएं चाहिए हैं या फिर जो उसे सोसाइटी के लिए करना है, उन सब पर वो फोकस करे, यही मानवतावाद है। अगर हम इसके अलावा इसके अन्य नामों के बारे में जानें तो हम देखते हैं पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, इन सभी नामों से पुनर्जागरण को जाना जाता है। यदि हम पुनर्जागरण पर विचार करें कि पुनर्जागरण था क्या, तो हम पाते हैं कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। यहाँ पर लोग कोई सड़कों पर नहीं उतरे, अपितु अपने ही अंदर उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की, अपने आसपास की चीज़ों में उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की और उसी बदलाव को हमने पुनर्जागरण की संज्ञा दे दी। ये जो बदलाव था, ये जो आंदोलन था, ये लोगों के मस्तिष्क में हुआ था। लोगों ने आंख बंद करके पादरी वर्ग पर विश्वास करना बंद कर दिया था। वो लोग तर्क करने लगे थे, अगर ऐसा ईश्वर ने कहा है तो कहाँ लिखा है, लिखा है तो वो दिखाओ भी। इस तरीके से उन लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया था और अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जो कि सामंतवादी काल में ऐसा नहीं हम देखने को मिलता है। हमें सामंतवादी काल में अगर हम देखते हैं तो वही सब हमें दिखाई देता है कि सामंतवादी काल में लोगों को ईश्वर के नाम पर कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सब हम देखते हैं। पुनर्जागरण से हम आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं और ये कालक्रम क्या रहा होगा
14वीं से 16वीं सदी, इस टाइम पीरियड को हम आधुनिक काल में रखते हैं। मतलब अभी भी आधुनिक काल ही चल रहा है, लेकिन जो टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे वो 14वीं से 16वीं सदी का समय था। इससे पहले सामंतवादी काल चल रहा था, जिसको हमने अंधकार युग की संज्ञा दी थी, और अब आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम पुनर्जागरण की संज्ञा दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो 14th to 16th सेंचुरी है, ये एक सेतु की तरह काम कर रही है, जो कि मनुष्य को मध्यकाल से निकाल करके आधुनिक काल में लेकर आ रही है, यानी कि अंधकार काल से निकाल करके पुनर्जागरण में लेकर आ रही है। लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। तो ये जो समय है ये इसको दर्शाता है। देखिए लिखा भी है कि 14वीं से 16वीं सदी तक मध्यकालीन कुरीतियों को समाप्त कर प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों को भी पुनर्जागरण कहा गया। मतलब कि जो प्राचीन सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता, उसके गौरव को पुनः स्थापित करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके बारे में सोचने की बात की जा रही है। और उसके लिए जो भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें पुनर्जागरण कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन काल था, उस समय पर यूनान की सभ्यता में ना तो कोई ये नहीं था कि सब कुछ ईश्वर के नाम पे व्यक्ति कर ले, नहीं, उस समय पर विज्ञान का भी सहारा लिया जाता था, लोग तर्क का सहारा लेते थे और उसके आधार पर ही कार्य करते थे, और कोई भी अपना निर्णय लेना है उसके आधार पर लेते थे। ना कि ये कि पोप आए या पादरी आए और वो ये कहे कि बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा करो, ऐसा नहीं है। ये सारी स्थिति हमें सामंतवादी काल में देखने को मिलती है कि पोप का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, और हर एक बात पोप ही बताएंगे कि वो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में वैसा लिखा हुआ है, इस तरीके से बता रहे हैं, और लोग उस पर अंधविश्वास करते जा रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि दिखाइए कहाँ लिखा है, या फिर लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, जानना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए सामंतवादी काल को अंधकार की संज्ञा दी गई और पुनर्जागरण को आधुनिक काल इसीलिए कहा जा रहा है कि अब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं तर्क करने लग गए हैं कि ऐसा क्यों है। अब पुनर्जागरण के ही संबंध में एक लेखक हुए हैं वेसारी। इन्होंने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेसारी ने। वेसारी लेखक थे और ये इटली के थे। इन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी में भवन निर्माण और मूर्ति कला के संदर्भ में वास्तुकला और शिल्प में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें इन्होंने पुनर्जागरण कहा है। और एक और विद्वान हुए हैं दिद्रो, ये हुए हैं 18वीं सदी में। 18वीं सदी में हुए हैं और कहाँ हुए हैं? फ्रांस में। इन्होंने कहा है कि कला और साहित्य में जो नवसृजन आया है, जो नयापन आया है, जो नई क्रिएशन हुई है, उसको इन्होंने पुनर्जागरण कहा है कि किस तरीके से कला और साहित्य के जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो तरीका है भवन निर्माण का, शिल्प आदि का, वो सब बदल रहा है। तो उसको इन्होंने
पुनर्जागरण कहा है। वही बात है, जैसे यहाँ पर वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्ति भवन निर्माण में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर साहित्य और ऐड कर दिया गया है कि जो राइटिंग्स लिखी जा रही है उसमें जो कुछ नया क्रिएशन हो रहा है वो सब पुनर्जागरण में शामिल होगा। अब इन सब के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इसको मैं मिटा देती हूँ। इसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तर्क, जितना भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तर्क, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो प्रगति हुई है, उससे पुनर्जागरण कहते हैं। तो हमने अभी तक के क्लास में क्या समझा कि तर्क यानी रीजनिंग, हमें हर चीज़ पर रीज़न चाहिए होता है, और विज्ञान कि उसके पीछे की क्या साइंस है वो हम जाने। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हो, कला के क्षेत्र में प्रगति हो, उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने पुनर्जागरण का अर्थ समझा, और इसमें से अगर हम देखें तो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा है। और आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इससे आधुनिक काल की जो कालक्रम है वो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। और पुनर्जागरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इनमें से आंसर दे सकते हैं: पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। या फिर हमसे कहा जाए कि पुनर्जागरण एक किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, ये क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा वेसारी और दिद्रो, ये बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के थे और इन्होंने क्या तर्क दिए हैं या फिर इन्होंने क्या परिभाषा दी है पुनर्जागरण की, वो हमें स्टेटमेंट में आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है। इस तरीके से उस वहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के स्तंभ कौन से थे, चारों स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, और एक दो और राइटर्स की जो उन्होंने बताया है कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।